गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति एकता और गौरव की भावना। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने राष्ट्र के प्रति एकता और गौरव की भावना हो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने की भावना। भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर ईस्वी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुआ। आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिला। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूरोप में हुआ। नवजागृति, धर्म सुधार, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण करने वाले तत्व उत्पन्न हुए। हमारे देश में हमारा राज्य अर्थात स्वराज चाहिए। यह विचार देश के शिक्षित तथा बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन के समय फैलता गया। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। ऐसी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले तत्वों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है राजनीतिक। अंग्रेजों के शासन के पहले देश में राजनीतिक एकता का अभाव था, मतलब कि एकता नहीं थी। भारत छोटे बड़े रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, मतलब कि अपना कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों के वर्चस्व में एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। ऐसे अनेक कारणों से अंग्रेज शासन के सामने विरोध शुरू हुआ। धीरे धीरे यह विरोध प्रबल बनता गया। दूसरा है आर्थिक। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत को कंगाल बना दिया। अंग्रेज भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ तैयार माल का भारत के बाजार में बेचते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल पर बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था, जबकि भारत में तैयार माल पर अधिक कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाला माल अधिक महंगा पड़ता था, जबकि इंग्लैंड में उत्पन्न तैयार माल भारत में कम कीमत पर बेचा जा सकता था। इस स्पर्धा में भारत के हस्त उद्योग और अन्य उद्योग धंधे टिक नहीं सके। परिणाम स्वरूप कारीगर वर्ग बेकार हो गया। भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की अंग्रेजी नीति के सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई। तीसरा है वाहन और संदेशा व्यवहार। भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। फिर भी उससे देश के लोगों को लाभ हुआ। इन साधनों के तेजी से विकास करने से विशाल देश के मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आए। कारीगर व व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा। उनका संपर्क बढ़ने से जाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव कम हुए। राष्ट्रीय नेता उनके विचार तथा योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफल हुए। प्रादेशिक स्तर के बदले राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व शुरू हुआ, जिसने स्वराज की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा है शिक्षा और साहित्य। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा। इस शिक्षा के कारण पश्चिम की विचारधारा के दरवाजे खुल गए। विश्व का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में था। हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीखी
विश्व के प्रभावों से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। इस कारण से अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में से लोकशाही की तथा फ्रांस की क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरणा प्राप्त हुई। आत्मश्रद्धा बढ़ी और सभी भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने लगे। देश की प्रादेशिक भाषाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत आदि लिखे जाने लगे। इन साहित्यों ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। 5वां है वर्तमान पत्र। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में राष्ट्रीय भावना का जागृत किया। 6 है भारत की भव्य विरासत। पाश्चात्य पुरातत्वविद उनके सहायकों ने भारत के अनेक प्राचीन स्थलों में खुदाई का कार्य करवाया। यहाँ यानी कि भारत के जो प्राचीन स्थल थे उसमें खुदाई करवाई। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा के अनेक अवशेषों की खोज की गई। भगवान लाल इंद्रजीत जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने भी पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता से परिचित करवाया। पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत से संबंधित खोजें की हैं। भारत के विद्वान भी उसमें सम्मिलित हुए, पुस्तकें भी लिखी गई। गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन ने देशवासियों की राष्ट्रीय अस्मिता जागृत हुई। भारतीय राष्ट्रीय महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना में ऊपर के तत्व तथा कई प्रादेशिक संस्थाओं का भी योगदान था। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की भूमिका तैयार की थी। सर एलन ऑस्टेविलियन ह्यूम नामक निवृत्त अंग्रेज अधिकारी को विश्वास हो चुका था कि साम्राज्य ऊपर से जितना सुरक्षित दिखलाई पड़ रहा है उतना नहीं है। उनका विचार था कि जनता के असंतोष को कम नहीं किया गया तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाएं फिर से घटने लगेगी। इस जनाक्रोश को रोकने के लिए उन्होंने संवैधानिक संस्था की स्थापना करने का विचार किया। तात्कालीन वायसराय डफरिन को समझाया। निवृत्त अधिकारी के विचार को वायसराय का भी समर्थन प्राप्त हुआ, यानी कि उसका भी सहयोग मिला। A.O. ह्यूम के प्रयत्नों से दिसंबर 1885 में महासभा की स्थापना मुंबई में की गई। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 28 दिसंबर 1985 के दिन व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में उनका प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें भारत के अलग अलग प्रदेशों में से 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के.टी. तेलन, दिनशा वांछा आदि मुख्य व्यक्ति थे। देश की अनेक समस्याओं पर चर्चाएं हुई। महासभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही 1885 से 1905। महासभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही संवैधानिक थी। महासभा ने सरकार के समक्ष राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए की गई मांगों की अंग्रेज सरकार ने अवगणना की थी। इन मांगों ने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूत नींव रखी थी। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक प्रमाण में लेने, सैनिक व अन्य विभागों में होने वाले खर्च को कम करने, किसानों को कर्ज में छूट देने, गृह उद्योगों को प्रभावी बनाने जैसी मांगें रखी गई थी। महासभा द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करके उसमें 50% चुने हुए सदस्य रखना तथा कार्यकारिणी में संभव हो उतने अधिक से अधिक सीमा तक विधानसभा को जिम्मेदार बनाना, ऐसे प्रस्ताव भी पारित किए गए थे।
महासभा की मांगों के कारण सरकार अखबार पर लगे हुए नियंत्रण को दूर करके व्यक्ति स्वातंत्र्य तथा वाणी स्वातंत्र्य प्रदान करने वाले कानून पारित किए गए थे। महासभा ने शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जागृत करके उसे राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। उससे भविष्य के स्वाधीनता संघर्ष के लिए योग्य नेता प्राप्त हुए। इसके बाद है फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की शुरुआत में अंग्रेज शासकों उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, परंतु थोड़े समय के बाद वे इसका विरोध करने लगे। कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत में सरकारी अधिकारी उपस्थित रहते थे। बाद में सरकार ने उन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। गवर्नर जनरल कर्नल ने राष्ट्रीयता विरोधी कितने ही कदम उठाए और भारत के लोकमत की अवगणना करने लगे। करजन में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर ईस्वी सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब है बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। उसमें बिहार और उड़ीसा के कितने ही भागों का समावेश होता था। उसकी आबादी 7 करोड़ 80 लाख से भी अधिक मानी जाती थी। इतने बड़े प्रांत का संचालन करना कठिन होने से उसका विभाजन करना आवश्यक था। फिर भी उस प्रांत में से बिहार और ओडिशा के प्रदेश अलग करने के बदले मुस्लिम बाहुल्य वाले पूर्व बंगाल को उसमें से अलग कर दिया गया। बंगाल उस समय बहुत जागृत प्रांत था। वायसराय करजन मुस्लिम बहुलक इलाके को अलग करके हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता पैदा करके बढ़ी रही राष्ट्रीय जागृति को कमजोर कर देना चाहता था। राष्ट्रीय नेता और लोग सरकार के इरादे को समझ गए और उन्होंने इस विभाजन का उग्र विरोध भी किया।